Hello everyone, good morning all of you. So today we have lecture number 9 to discuss. Okay, so in the last lecture I discussed about the Gauss law and some applications were left, and I'll be completing this series of the electric field and the Gauss law in this lecture number 9. So ultimately we are going to just stop this lecture number 9 or stop this series with this lecture. Okay, so let me take the concept here: uniformly charged non-conducting solid sphere. What actually it is, how it is different from the spherical shell. So first of all, please learn the concept. Okay, so when you are talking about the solid sphere, right, so in this you are having the material into consideration. So जब मटेरियल अगर आपका आ जाता है तो आप वहां पर मीडियम के बारे में बात करते हैं, और मीडियम के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर परमिटिविटी जो है वो चेंज होगी डेफिनेटली. ओके, सो वहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, वो एप्सिलॉन बन जाएगा, पहली बात. दूसरा, जब हम यहां पर सिमिलरली जब आपने देखो मैंने ये डायग्राम सेम वहां पे बनाया था, लेकिन वहां पर अंदर चार्ज नहीं था. लेकिन जब आप बताइए, जब मैं यहां पर अंदर पॉइंट लूंगा जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं यहां गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो क्या इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा क्या वो उतना ही होगा जितना बाहर वाले में था? क्यों? वहां पे तो सब में आप क्यों ही ले रहे थे पीछे वाले केस में, लेकिन यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर चार्ज वो नहीं रहेगा, वो चार्ज बदलेगा. लेकिन ये यूनिफॉर्मली बोला है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, बट जो चार्ज है, चार्ज कितना इनक्लोज है सरफेस के अंदर, डेफिनेटली दैट विल बी डिफरेंट. सो हाउ विल यू डू दैट? सबसे पहले अगर आप आउटसाइड निकालेंगे तो ये तो उतना ही आएगा, क्योंकि क्यू है, टोटल चार्ज क्यू हमने इस सॉलिड स्फीयर पर माना है. तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां पर देखिए, जब आप सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में रोल आता है, यानी कि रो बराबर क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो यहां पर सॉलिड स्फीयर का कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब. जब आप इसको रो की टर्म में लिखना चाहेंगे तो यहां से आप क्यू निकाल सकते हैं उधर ले जाके. जब इसको पुट करेंगे एक्सप्रेशन विल बिकम लाइक रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज एप्सिलॉन. डेफिनेटली मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वहां पे वो दिया होगा. आपके क्वेश्चन में मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो ऑन द सरफेस जब आप आएंगे तो डेफिनेटली स्मॉल आर बिकम capital R, and this expression will become with R will be substituted with capital R, and the expression will become rho capital R by 3 epsilon, that will be constant. Okay, then after the main important point of discussion is this one. So जब आप इस वाले पॉइंट को लेंगे और आप गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ लगाने के लिए आपको गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस को ड्रॉ जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये तो देखना पड़ेगा कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है. तो यहां पर क्या उतना ही चार्ज इनक्लोज्ड होगा जितना क्यू इस पे था? नो. सपोज हम मान लेते हैं क्यू डैश है, लेकिन आपको पता है कि जो डेंसिटी है क्या वो तो सेम है ना, रो ही रहेगी, और अगर रो रहेगी तो यहां से क्यू डैश आप निकालेंगे. ये वॉल्यूम किसका लेना पड़ेगा? जो गॉसियन सरफेस आप लेंगे. प्लीज डू रिमेंबर दैट. सो दिस विल बिकम आर क्यूब. तो जो गॉसियन सरफेस आर रेडियस की बनेगी उसका वॉल्यूम लेना है 4/3 पाई आर क्यूब. तो डेंसिटी लिखते हुए वॉल्यूम किसका लेना होता है? स्फीयर का नहीं, गॉसियन सरफेस का लेना होता है. तो गॉसियन सरफेस का हमने लिया, आप यहां से फिर से फाइंड आउट करेंगे तो एप्सिलॉन है, राइट, और then it will become rho small r 3 epsilon. अब आप देख रहे हैं here this E inside will be directly proportional to small r. तो यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन है अंदर से, फिर आप कांस्टेंट पे पहुंच गए, और उसके बाद आपने क्या देखा? ये इनवर्सली है. तो लीनियरली कांस्टेंट फिर लाइक पैराबोला वो डिक्रीज हो जाएगा आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग. ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ हियर. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो नाउ please see, this is concept. This concept is infinitely thin plane sheet of the charge. This is very important to understand. हम यहाँ क्या करते हैं, जो भी आप प्लेन शीट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल फोन अगर मैं ले लेता हूँ, सपोज दिस इज ए प्लेन शीट. ओके, और एंड दिस प्लेन शीट इज
ऑफ वेरी नेग्लिजिबल थिकनेस, अभी मैं थिकनेस को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब आप डेरिवेशन करते हैं तो याद कीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं और उस छोटे से एरिया से हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस वहां से पास होते हुए ही मान लेते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपने देखा कर्व्ड सरफेस पर अगर आप एरिया वेक्टर बनाएंगे दैट विल बी एन कैप लाइक दिस, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे या तो उधर होगी या उधर होगी, यानी कि लीनियरली, मतलब इस तरीके से होगी। और इन सरफेसेस का जब आप एरिया वेक्टर देखेंगे तो डेफिनेटली वो इसी के डायरेक्शन में आएगा, यानी कि एंगल 0 बनेगा। जैसे यहां अगर आप देख सकते हैं EDS cos 0, लेकिन अगर आप इसके लिए देखें और इसके लिए देखें तो आपका एंगल कितना बनेगा 90, तो डेफिनेटली यहां पर तो आपका जो फ्लक्स आएगा वो 0 आ जाएगा। सो आप सिर्फ इन सरफेसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब आप इनके बारे में बात करेंगे तो EDS इसका, EDS इसका, तो इसका मतलब 2 EDS बन गया। और क्या ये फाई Q/ε0 होता है? और अगर Q/ε0 होता है तो ये जो चार्ज है, टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। क्या आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और यहां पर जो एरिया माना है क्या वो आपने छोटा सा माना है, सो दैट्स वाई DS, सो सिग्मा DS। तो यहां से आप इस Q को सिग्मा DS भर सकते हैं, सिग्मा DS/ε0। तो DS से DS कैंसिल हो जाएगा, आप 2E सिग्मा/ε0 बचेगा और आंसर विल बी E सिग्मा/2ε0। फाइन। और आप क्या देख रहे हैं, प्लेन शीट में कोई स्मॉल r पर कोई आपकी डिपेंडेंस नहीं आ रही है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं r⁻0 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कोई डिपेंडेंस नहीं है। और अगर कोई डिपेंडेंस नहीं है तो डेफिनेटली यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, दिस टर्म इज आल्सो कांस्टेंट, सो दैट विल अपीयर विद स्मॉल r लाइक दिस, ओके, एंड नेगेटिव विल बी retained there. So I think this is clear to all of you, and this is phi E sigma by electric field is sigma by 2ε0 for the plane sheet। लेकिन अगर मान लीजिए मैं प्लेन शीट एक ऐसी शीट ले लूं, फॉर एग्जांपल जैसे नोटबुक होती है, उसकी एक थिकनेस होती है और वो है एक ही शीट लेकिन उसकी एक थिकनेस है, तो आप उसको देखिए, आप कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट। और इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंपल वे में बनाना चाहूँ समझाने के लिए, तो क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, तो बीच में तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस सेम आपका सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा बाय 2ε0 दोनों का आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहां पर तो 0 आएगा। अब आप इससे इधर निकालना चाहें इस वाली से, राइट, इसके इधर निकालें तो क्या होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 शीट ली हैं, राइट, 2 शीट ली हैं, तो एक का अवे फ्रॉम इट लाइक हमने ऐसा ले लिया, और इसकी वजह से भी अवे आएगा, तो दोनों का कितना होता है, सिग्मा बाय 2ε0, तो ये दोनों ऐड हो जाती हैं। अगर दोनों ऐड हो जाती हैं तो कितना बनता है, सिग्मा बाय ε0, चाहे आप इधर निकालें चाहे इधर निकालें, दैट विल बी कमिंग आउट एज सिग्मा बाय ε0। दिस इज ए शॉर्ट रिविजन, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, आपको पता है कि वी आर डूइंग द क्रैश कोर्स। मैं बार बार ये बातें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको किसी को लग रहा है कि हम कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो मैं खुद ये एडमिट कर रहा हूँ कि हम डेरिवेशन पार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताकर चल रहा हूँ कि हमने वहाँ पे कैसे किया था। और अगर कोई क्लास 12th का बच्चा इसको देख रहा है तो प्लीज़ डू रिमेंबर, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मुलेशन से ही आपके क्वेश्चन होंगे, और वो आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, राइट, वो उसके लिए आपको फॉर्मूले की अच्छे से जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। फाइन। देन आफ्टर द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ this roadmap, that means electric field and the flux or the Gauss law, that will be, अगर मान लीजिए 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ले ली जाए और उनको रख दिया जाए, ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्लीज, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, डेफिनेटली जब आप शीट के बारे में बात करते हैं तो सरफेस के ऊपर ही जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पर आती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जब आती है सिग्मा ए एंड सिग्मा बी, यानी कि कुछ भी वो आपको दिया होगा, अभी मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है बिकॉज आपकी किताबों में ऐसा दिया हुआ है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए इसको माइनस सिग्मा दे देता, इसको प्लस सिग्मा दे देता, इसको माइनस सिग्मा 1 दे देता, इसको प्लस सिग्मा 2 दे देता, दिस प्लस माइनस साइन आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द नेचर ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द शीट, ओके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे,
लेकिन यहाँ पर ना एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको निकालना होगा कि उनके बीच में निकालना है, राइट में निकालना है, लेफ्ट में निकालना है, तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन मानने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते ना। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये शीट है और शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ से आप देखें तो अवे तो ये भी है और अवे तो ये भी है, तो अवे तो होता है पर वो साइन कन्वेंशन आपको मानने पड़ेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने अभी 11th का कोई पोर्शन आपको नहीं पढ़ाया है, जब हम 11th का पोर्शन पढ़ेंगे कि आपके राइट में हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट में सब नेगेटिव, ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव, ये जो फॉर्मूला है, ये जो कन्वेंशन है, ये आप ऑप्टिक्स में लगाएं, मैकेनिक्स में लगाएं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, ये एप्लीकेबल है और आपके क्वेश्चन कन्वेंशन की वजह से गलत नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट उसको पॉजिटिव मान लेंगे और राइट टू लेफ्ट को नेगेटिव मान लेंगे। तो इससे अगर हम देखें इस पॉइंट पर, तो क्या इसकी वजह से अवे आएगी EB, इसकी वजह से भी अवे आएगी EA। क्या ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो हम इन दोनों को पॉजिटिव मान लेंगे। तो अगर आप R पे निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फाइन, तो अगर ऐड हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू आपको मालूम है। अगर सिग्मा A सिग्मा B की वैल्यू बराबर दी हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे लें Q पे, तो इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से अवे, राइट, ये कहाँ है, राइट की तरफ, तो ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सो EA माइनस EB बन जाएगा। EA की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसमें से जब आप माइनस करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट विल बी कॉमन। फाइन, सो द लास्ट वन इज दिस वन। आप लेफ्ट में लेंगे तो अवे तो आएंगे ही, लेकिन ये जो साइन कन्वेंशन हमने क्या माने हैं, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव ले लिए, नेगेटिव बाहर आ गया, ये रहा। यहां पे मैंने लिखा है DYS, डू योर सेल्फ। आप ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, आप एक्सरसाइज करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सो सिग्मा A बराबर सिग्मा B, अगर आपका सिग्मा ही है तो आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन ये लेट मी मार्क दिस इज 1 एंड दिस इज 2 सेकेंड, ओके। अगर सिग्मा A सिग्मा है और सिग्मा B माइनस सिग्मा है, तो उस वक्त आप इन तीनों पॉइंट पर अलग अलग करके आप मुझे आंसर निकाल के बताइएगा। ये बहुत सिंपल है, आपको सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम उसके रिगार्डिंग या तो आपकी मेल पर या उसको अगर हमें अप्रोप्रिएट लगेगा तो प्रॉपर वीडियो बनाकर हम आपका डाउट जो डिस्कशन होगा वो लेंगे। सो फ्रॉम माय साइड दिस सीरीज इज कंप्लीटेड and then after we will be discussing electrostatic potential with lecture number 10, or I'll be starting the new series with lecture number 1 with electrostatic potential, and then after the capacitor will be there, and in this way we'll be completing the electrostatics. Fine, so thank you very much, goodbye, and please do share and subscribe.